एआई एक टूल नहीं है हमारे लिए, तो हमारा टीममेट ही है। टर्निंग पॉइंट क्या था जहाँ पे आपने ये डिसाइड किया कि आप कंप्लीटली प्रोडक्ट बेस में मूव ऑन होना चाहोगे? तो सर्विस बेस में क्लाइंट का सपना पूरा होता है, बट प्रोडक्ट से हम लोग स्केल कर सकते एंड सर्विस से जो प्रोडक्ट की जर्नी है, टाइम कितना लगा आपको? हैं। तकरीबन आज से 10 साल पहले ही हम लोग प्रोडक्ट जर्नी में एंटर हो चुके थे। सर्विस बेस्ड कंपनी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कन्वर्ट तो कर दिया। मुझे ये जानना है कि सबसे बड़ा माइंडसेट का डिफरेंस क्या होता है? सो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, उसमें क्लाइंट किंग होता है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मार्केट किंग है। तो मुझे वाई दिस, वाई नॉट दैट, वाई दिस, तो मुझे प्रॉब्लम पे बात करना है। तो मुझे मेरा रिस्क पता है। प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर हम कुछ एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारा पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात है ना, वो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप प्रोडक्ट में बिल्कुल मत जाइए। कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पेस पकड़ेगी? अगर मार्केट के रिसर्च के हिसाब से बताऊं तो आज के ज़माने में वो मार्केट एक तरह से बेहतरीन मार्केट है जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, अगर आपका आइडिया अच्छा है और एग्जीक्यूशन अच्छा है। डाउनलोड्स सिर्फ एक नंबर है, बट अगर हमारे यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया के अंदर यूजर्स एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शंस के लिए पे कर रहे हैं कि आपकी जो भी टॉप एप्लीकेशंस हैं उसमें डाउनलोड्स कितने हैं? सबसे अच्छी है तो उसमें अराउंड 8 मिलियन। ओ, hello friends, so welcome back to Bounce Back Kahaniya. Today we have a guest, Mr. Gurpreet Singh Saini. He is the founder and CEO of AppExpect Technologies. He has been run his company for service industry into the IT agency for more than 15 years. And from now, few months, he has transformed his company into the product based company. आज के इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारे डीप इंसाइट्स मिलेंगे जो आपको प्रोडक्ट और सर्विस कंपनीज में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हो, इसके बारे में होंगे। बहुत सारे सर्विस बेस्ड आईटीप्रेन्योर्स आर थिंकिंग ऑफ to start something into the product for any industry. So, this podcast is for you. When, why, and how you have to transform your service based company into the product based company. In this podcast, I am 100% sure you are going to get the greatest of the greatest, deepest of the deepest insights into the product based company. Hello, friends, welcome back to our channel Bounce Back कहानियाँ। आज हमारे साथ है ऐप एक्सपेक्ट टेक्नोलॉजीज के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर गुरप्रीत सिंह सैनी। गुरप्रीत सिंह सैनी इज रनिंग हिज आईटी एजेंसी फॉर मोर देन 15 ईयर्स। उन्होंने 15 साल से भी ज़्यादा अपने लोकल एंड ग्लोबल क्लाइंट्स को आईटी सॉल्यूशंस, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड किया है। And from last few months he has started and transformed his service based agency into the product based agency. Now he is mainly on the path of running his company only on the product base. So आज के हमारे पॉडकास्ट में आपको डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट इंसाइट्स मिलेंगे कि सर्विस बेस्ड कंपनी को किस तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ट्रांसफॉर्म किया जाए, सर्विस बेस्ड कंपनी के सीईओ का माइंडसेट एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के सीईओ का माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है, क्या माइंडसेट शिफ्ट आपको करना चाहिए अगर आप सर्विस बेस्ड एजेंसी चला रहे हो, या तो फिर आप सोच रहे हो स्टार्ट करने का, या फिर आप कोई प्रोडक्ट अपना खुद का लॉन्च करने का सोच रहे हो, या फिर आपके पास कोई रोड मैप है। तो इस पॉडकास्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट इंसाइट्स मिलेंगे। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स एंड नॉलेज इस पॉडकास्ट से आप ग्रैब कर पाओ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पॉडकास्ट में, एंड वी वेलकम टू अवर गेस्ट गुरप्रीत जी।
Gurpreet ji, thank you very much for joining this podcast, and thank you very much for joining us today. Thank you, Neil, for inviting me for this podcast. Really happy to be part of this podcast. Thank you. So Gurpreet ji, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट क्या था जहाँ पे आपने ये डिसाइड किया कि सर्विस बेस जो आपका डिवीजन है उसको स्टॉप करके आप कंप्लीटली प्रोडक्ट बेस में मूव ऑन होना चाहोगे? तो मैं कहना चाहूँगा कि टर्निंग पॉइंट तब आया कि जब हम लोग क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाते थे या हम उनके लिए प्रोडक्ट बनाते थे, तब हम उनका सपना पूरा करते थे। तो अल्टीमेटली हम लोग उनके लिए वर्क करते थे, उनका विजन पे वर्क करते थे। बट जब मुझे लगा कि अगर हमको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े लेवल पे स्केल करना है, तो हम लोग को क्लाइंट के लिए नहीं बट हमारे खुद का प्रोडक्ट बनाना होगा और मार्केट में जाके क्या प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना होता। तो सर्विस बेस में क्लाइंट का सपना पूरा होता है बट प्रोडक्ट से हम लोग स्केल कर सकते हैं। ओके। सो आई थिंक दैट वाज द मेन टर्निंग पॉइंट, हम उसे कह सकते हैं कि उसी से मुझे आइडिया है कि नहीं, सर्विस इनफ है, लेट्स फोकस 100% ऑन प्रोडक्ट। एंड सर्विस से जो प्रोडक्ट की जर्नी है, सर्विस बेस्ड कंपनी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ट्रांसफॉर्म होने का, वो टाइम कितना लगा आपको? तो मैं पिछले 14-15 साल से, पिछले वीक ही हमारा एनिवर्सरी था, तो पिछले 14-15 साल से ऐप एस्पेक्ट कंपनी रन कर रहे हैं। तो हम लोग, जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया तो मेरा मेन मकसद वही था कि अच्छे से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना और आईटी इंडस्ट्री में अच्छे सॉल्यूशन क्रिएट करने, अच्छे प्रोडक्ट बनाने क्लाइंट के लिए और क्लाइंट को हैप्पी करना। बट मुझे साथ साथ में ऐसा भी रियलाइज होने लगा कि हम लोग अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट तो ग्रो हो ही रहा है, तो क्यों ना हम कुछ हमारे लिए बनाए। तो तकरीबन 5 या 6 साल हमने क्लाइंट के लिए काम किया। उसके बाद थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, हम हमारे लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने पैरेलली, जब हमारे क्लाइंट्स का काम कम होता था तो मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा, तो हमारी टीम को हमने फ्री नहीं रखा बट हमने ऑलवेज उनको प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ नया आइडिया दिया। हमने मार्केट रिसर्च किया और साथ साथ में हमारे मोबाइल ऐप्स में प्रोडक्ट बनाते गए। और तब से अगर मैं बोल लूँ तो तकरीबन आज से 10 साल पहले ही हम लोग प्रोडक्ट जर्नी में एंटर हो चुके थे। बट मेरा स्टिल ब्रेड एंड बटर तो ऑलवेज सर्विस ही था। ओके। और तब से अभी तक चल रहा है, बट रिसेंटली हमने फुल्ली प्रोडक्ट में शिफ्ट हुए। ओके, दैट्स अमेजिंग। सो गुरप्रीत जी, सर्विस बेस्ड कंपनी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमने कन्वर्ट तो कर दिया। बहुत सारी आज की टाइम पे भी सर्विस बेस्ड कंपनीज है जो सर्विस बेस्ड कंपनी के साथ साथ प्रोडक्ट रन कर रही होती हैं। मुझे ये जानना है कि सबसे बड़ा माइंडसेट का डिफरेंस क्या होता है? सो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, उसमें क्लाइंट किंग होता है। मेनली क्लाइंट के लिए सर्व करते हैं, तो क्लाइंट इज द किंग। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मार्केट किंग है। ओके। तो सर्विस बेस्ड कंपनी क्लाइंट के लिए, जैसे कि मैं क्लाइंट के साथ वर्क करता हूँ तो यस सर, हेलो सर, वैसे मुझे बात करना होता है। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो मुझे वाई दिस, वाई नॉट दैट, वाई दिस, तो मुझे प्रॉब्लम पे बात करना है। तो ये मेन माइंडसेट डिफरेंस है। ओके। एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज में दूसरा जो माइंडसेट डिफरेंस होता है कि हाउ टू रन दिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वाइज, फाइनेंसेस वाइज, व्हाट इज दैट माइंडसेट डिफरेंस? बिकॉज सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि मैंने आज सर्विसेज स्टार्ट की, आज से ही मेरा एक मीटर चालू हो गया है, इनकम चालू हो गई है, इनकम इज स्टार्टेड। इन प्रोडक्ट इज इट स्टार्टेड फ्रॉम डे वन? बिल्कुल नहीं। तो इस पे बहुत अच्छा यानी आपने क्वेश्चन पूछा है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, तो वो कैसा है, ब्रेड एंड बटर है। अगर आज मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि 30 से 60 दिन के अंदर मेरा प्रोजेक्ट का पेमेंट आ जाएगा। प्रोजेक्ट जैसे माइलस्टोन क्रिएट होते हैं, हमें कंटिन्यूस पेमेंट मिल जाता है। तो मुझे मेरा रिस्क पता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क अगले 30 या 60 दिनों के लिए है। बट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर हम कुछ एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारा पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उससे जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात है ना, वो 12 से 18 महीने के बाद ही आपको स्टार्ट होता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप प्रोडक्ट में बिल्कुल मत जाइए। ओके, दैट्स करेक्ट। एंड दूसरा माइंडसेट डिफरेंस जो होता है प्रोडक्ट और सर्विस में,
सर्विस बेस्ड कंपनी में जनरली ये होता है कि क्लाइंट को ज़्यादा सेटिस्फाई करे। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट फिट रहना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। यस, तो सर्विस बेस्ड कंपनी में क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है, बट वो एक मिथ है। क्लाइंट 100% कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। आप कितना भी कर लो, कभी भी आपके 100% एफर्ट दे दो, स्लीपलेस नाइट आप काम करो, अर्ली मॉर्निंग में उसे रिप्लाई करो, तभी भी क्लाइंट कुछ अगर छोटी सी गलती भी हो गई ना, तो क्लाइंट वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो मार्केट, अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में हमें एक बंदे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे मार्केट के लिए कर रहे हैं। अगर मेरा मोबाइल ऐप है तो मेरे मिलियंस यूजर हैं, तो सारे यूजर के लिए मैं एक साथ में सर्विस दे रहा हूँ। सो अल्टीमेटली प्रोडक्ट भी है, तो मेरे लिए तो मेरे क्लाइंट को, जो मेरे एंड यूजर हैं, वो मेरे कस्टमर्स हैं। अगर उनको खुश रखना है, सो इट्स नॉट अबाउट हैप्पीनेस, बट उनको जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ, तो उनके प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा हूँ और अच्छी तरह से कर रहा हूँ, और उनके फीडबैक, उनके रिस्पॉन्स, उनके रिव्यूज पे अगर हम क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, तो आई थिंक वो एज ए चैलेंज लेके हम उस पर ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, आपकी प्रोडक्ट कौन से टाइप की है ज़्यादा? सो ज्यादा से ज्यादा हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, यूटिलिटी एंड टूल्स, कम्युनिटी बेस और नेविगेशन। सो हम लोग मोस्टली 4 कैटेगरीज में वर्क करते हैं। iOS एंड्रॉइड में दोनों में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, सो आपकी प्रोडक्ट्स जो है जनरली मोबाइल एप्लीकेशंस है और वो 4 कैटेगरीज में है, हेल्थ केयर एंड फिटनेस। करेक्ट। मुझे ये जानना है कि हेल्थ केयर एंड फिटनेस विच हैज़ बीन बूम्ड आफ्टर कोरोना कोविड-19, कौन से टाइप की प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पेस पकड़ेगी? सो मैं अगर मार्केट के रिसर्च के हिसाब से बताऊं, तो आज के ज़माने में सबको ऐसे ऐप चाहिए कि अगर आपको हेल्थ, स्पेशली आपके हार्ट बीट, आपके स्टेप्स, वुमेन हेल्थ के लिए आपको पीरियड ट्रैकर चाहिए। इवन आपका जो डेली डाइट है, तो डाइट कंट्रोल के लिए है। स्ट्रेस लेवल के लिए माइंडफुल पीस, वो सब उसके लिए काफ़ी अवेलेबल्स हैं ऐप। तो ये सब एक अपॉर्चुनिटी है जो हेल्थ एंड फिटनेस में आज के ज़माने में, स्टार्टिंग फ्रॉम कोरोना से लेके आज तक, और इवन फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years, हेल्थ और फिटनेस मार्केट बूम हो रहा है। वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐप की डिमांड है। काफ़ी ऐप्स में IoT कनेक्टिविटी भी रिक्वायर्ड है। तो वो मार्केट एक तरह से बेहतरीन मार्केट है जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, अगर आपका आइडिया अच्छा है और एग्जीक्यूशन अच्छा है। ओके, एक एप्लीकेशन रिसेंटली आई थी, द एंड दैट एप्लीकेशन ओनर बिकम अ मिलियनेयर और बिलियनेयर इन द एज ऑफ 19 आई थिंक। दैट एप्लीकेशन नेम इज cal.ai। जो क्या करता था, फोटो आपको खींचना है एंड वो आपको कैलोरी काउंट करके देगा। सो दैट इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट आई थिंक। आई थिंक जो आपने बताया ना कि मिलियनर्स बिलियनर्स जो बनते हैं इतनी कम एज में, तो मेनली वो एक टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बनते, वो एक बिजनेस आइडिया की वजह से बनते हैं। वो मार्केट में रियल टाइम पे रियल प्रॉब्लम पिक करते हैं और उसी पे उसकी ग्रोथ जर्नी होती है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है। नाइस। सो आई वुड लाइक टू नो कि डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ पे मिस हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट फाउंडर को। सो डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली आप पहले तो 2 टाइप के मैं अगर ऐप पे फोकस कर रहा हूँ, तो 2 तरीके से आप डाउनलोड ला सकते हो। एक है आपका ऑर्गेनिक वे से, जिस पे आप ASO पे काफ़ी वर्कआउट करके आप डाउनलोड्स पे वर्क कर सकते हो, और दूसरा है पेड एड्स। तो अगर एप्पल इकोसिस्टम है तो एप्पल सर्च एड, गूगल में गूगल एड्स है, और अगर दोनों का आपको कॉम्बाइन करना है तो मेटा एड्स है, टिकटॉक है। बेहतरीन तरीके से हम लोग ये सारे प्लेटफॉर्म का यूज करके पेड मार्केटिंग कैंपेन रन कर सकते हैं, उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स भी ला सकते हैं। सो डाउनलोड्स सिर्फ एक नंबर है, बट अगर हमारे यूजर ज्यादा से ज्यादा रिटेन होंगे, तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे डेली एक्टिव यूजर धीरे बढ़ते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा मेरे पास थाउजेंड्स नहीं, मेरे पास 10,000 नहीं, 100,000 एक्टिव यूजर पर डे होंगे। उससे मेरी यूजर जर्नी, जिससे मेरा ग्रोथ, मेरे सब्सक्रिप्शंस, और अगर एडवर्टाइजमेंट है तो मेरा एड रेवेन्यू भी धीरे बढ़ेगा, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी है। नाइस। इंडिया के अंदर, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई मीन इंडिया के अंदर यूजर्स एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शंस के लिए पे कर रहे हैं?
सो पहले मुझे भी ये मिथ था कि लाइक इंडिया के यूजर पे नहीं कर रहे. हम्म. सो टेक्निकली आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया. तो मैं काफी एप्स के लिए मैं खुद सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ. और हमारे कितने सारे एप्स हैं जिसमें हमने देखा है कि पिछले 4 साल से इंडिया में सब्सक्रिप्शन का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है. यानी लोगों को अगर आप सही प्रोडक्ट दे रहे हो, सही सॉल्यूशन दे रहे हो, तो वो लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेडी हैं. राइट. बट आपका विजन क्लियर होना चाहिए. आप क्या चीज दे रहे हो. कुछ भी बना के दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प नहीं करेगा. मगर अगर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अच्छी तरह से और विदाउट जस्ट बॉम्बार्डिंग टू मच एड्स एंड ऑल, तो दे आर रेडी टू पे. यस, एग्जैक्टली. आई एम ऑल्सो गोइंग टू मैं भी उसी टाइम के बारे में बात कर रहा था. व्हेन आई वाज एन एंड्रॉइड डेवलपर 10 years बैक, जब हम लोग एप्लीकेशंस बनाते थे, पेड एडवर्टाइज रखते थे, पेड सब्सक्रिप्शन IAP इन ऐप परचेज रखते थे, हमारे क्लाइंट्स को उतना रेवेन्यू हो ही नहीं रहा था जब उनका टारगेट इंडिया था. इवन नॉट इन ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे उतना नहीं हो रहा. बट आई थिंक आफ्टर कोविड and when this Gen Z generation has been came up, this subscriptions has been वो हो रहा है मतलब अच्छे से. आप 100% ऐसा ही बोल रहे हैं. क्योंकि उनको अगर आप वैल्यू दे रहे हो ना, तो जेनजी, सिर्फ जेनजी नहीं, मिलेनियल्स भी पे कर रहे हैं. अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो दे आर हैप्पी टू पे. क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे, एवरेज सब्सक्रिप्शन स्टार्ट फ्रॉम $1 टू अप टू $20-30. ज्यादा नहीं है. बट वो कौन सा मार्केट फिट करता है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसके बेस पे हम लोग सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं. और इवन वीकली, मंथली, ईयरली सब्सक्रिप्शन है. अगर आपका बजट कम है, आप एज ए यूजर स्पेंड नहीं करना चाहते, तो आप वीकली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ना. तो उससे आपका काम हो जाएगा. देन यू कैन अनसब्सक्राइब. तो ये माइंडसेट शिफ्ट आया है, यूजर्स में आया है. तो इससे हमारे जैसे डेवलपर्स का भी ग्रोथ हो रहा है. एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू. मुझे ये जानना था कि सेलिंग अ प्रोडक्ट वर्सेस सेलिंग अ सर्विस, उसमें क्या डिफरेंस है, आपको क्या लग रहा है? तो सर्विस सेलिंग मेनली रिलेशनशिप बेस्ड होती है और प्रोडक्ट सेलिंग मेनली डेटा ड्रिवन होती है. और सर्विस में हमें प्रपोजल बनाना पड़ता है और प्रोडक्ट में एक फनल क्रिएट होता है. ओके, मुझे एक बात ये भी बताइए, ज्यादा टफ क्या है और ज्यादा इजी क्या है? अमेजिंग क्वेश्चन. टफ और इजी अगर मैं बताऊं तो ऐसा कुछ होता नहीं है. ये सिर्फ एक मिथ है. आपकी कैपेसिटी किस में अच्छी है ना, वो चीज अच्छी है. अगर मुझे आज पता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ अच्छी तरह से और मार्केट फिट कर सकता हूँ, तो मेरे लिए प्रोडक्ट अच्छा है. और अगर मेरी टीम अच्छी है, स्किल अच्छे हैं और मुझे कंटिन्यूस सेल्स प्रोसेस, मेरे फनल पूरी भरी हुई है, मेरे पास इनफ इंक्वायरीज है जिसको मैं क्लोज कर सकता हूँ, तो उसके लिए सर्विस अच्छी है. दोनों में हमें अल्टीमेटली, अगर मैं चाहूँ तो हमारी अगर डेवलपमेंट प्रोसेस, डिजाइनिंग, ये सब अच्छा है तो हम दोनों ही अच्छा कर सकते हैं. लेकिन एक चीज है जो मेरे अभी माइंड में आ रही है, वो ये है कि व्हेन यू आर सेलिंग अ सर्विस, यू डोंट हैव एनीथिंग ऑन योर हैंड टू शोकेस टू योर क्लाइंट और योर प्रोस्पेक्ट कि भाई ये मेरी सर्विस है. अब ये आपकी सर्विस है, वो अच्छी है या नहीं, उसका प्रूफ क्या है? सो यू डोंट हैव एनीथिंग ऑन योर हैंड टू शोकेस एज अ प्रूफ. जबकि प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपके हाथ में वो, या तो फिर वो फिजिकल प्रोडक्ट या पेन है या फिर वो सॉफ्टवेयर है या मोबाइल ऐप है, तो आपके पास वो रेडी है, तो उसको बेचना इज टू मच इजी, इजंट इट? हाँ, आपकी बात 100% सही है. बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सर्विस आप नहीं बेच सकते. सर्विस भी आप बेच सकते हो अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है. काफी क्लाइंट आपको NDA साइन कराते हैं, वो प्रोवाइड नहीं करते. अगर आप उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो तो काफी हद तक आप NDA में आप नहीं डिस्क्लोज कर सकते. बट अगर हम अपने खुद के प्रोडक्ट पे वर्क करते हैं और प्रोडक्ट अच्छा ग्रो कर रहा है, मिलियंस ऑफ डाउनलोड होते हैं, तो हमारे खुद के ही प्रोडक्ट में से हम नेक्स्ट जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तब हमारा इजीली प्रमोशन हो जाता है. रीजन कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, हमारे पास यूजर बेस अच्छा है और हम हमारे ही यूजर के साथ नए सॉल्यूशन प्रोवाइड करके उनके साथ ग्रो कर सकते हैं. और नए मार्केट में या तो फिर नई कैटेगरी में भी हम लोग एंटर कर सकते हैं. वाओ, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जो ये बहुत ही डीप इनसाइट आपने मुझे दिया है. एक प्रोडक्ट अगर आपकी सक्सेस हो गई है, उसके दम पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओपन हो गया है. नाउ यू कैन सेल अनदर प्रोडक्ट टू द सेम मार्केट और टू द सेम डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी और चैनल, राइट? अगर iOS ऐप स्टोर है या गूगल प्ले स्टोर है तो दोनों पे सेम इक्वेशन वर्क करती है. I think same happens right now also, like Swiggy.
सो स्विगी की एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको 1 घंटे में खाना मिलेगा, वहाँ पे वो लोग स्विगी इंस्टामार्ट का प्रमोट कर रहे हैं या फिर स्विगी इंस्टामार्ट उसके अंदर ही उन लोगों ने डाल दिया है? तो ये मेन चीज वही है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। क्लियर है। स्विगी पे उनके मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो उनको जब नया प्रोडक्ट अगर सेपरेट एप्लीकेशन बनाते हैं या तो एज ए सेपरेट फीचर बनाते हैं, तो उनको एक्विजिशन कॉस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने ही यूजर से आगे उनको यूज हो जाएगा, तो उनके लिए एक्विजिशन कॉस्ट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। Exactly. Same thing happens with this Amul. If we all know that after COVID, Amul has diversified his products, their products, so many products they have been launched. उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था, पहले उनका मिल्क या बटर मिल्क वगैरह ही आता था. आफ्टर कोविड दे हैव लॉन्च काजू कतली एंड सो मेनी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग. They are even working in biscuits and other things also. सो मार्केटिंग के लिए मुझे जानना था कि प्रोडक्ट के लिए आपकी कौन सी मार्केटिंग चैनल थी जो बहुत ही अच्छे से वर्क हुई, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि वो सर्विस में भी नहीं चली थी? ओके, सो मार्केटिंग चैनल से मैं बताना चाहूँगा कि ASO, गूगल एड्स, एप्पल सर्च एड और मेटा एड्स, ये सारी मेरे प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छी तरह से वर्क करी, बट जो मेरी सर्विस के लिए वर्क नहीं कर सकती। ओके, बिकॉज आपका यूजर बेस डिफरेंट है, दैट्स व्हाई. यस, क्योंकि जो ऐप इकोसिस्टम है हमारे मेनली एप्लीकेशंस हैं, तो इसमें अगर पेड मार्केटिंग से मैं जाता हूँ तो मैं इजीली एप्पल सर्च एड, गूगल एड्स, मेटा एड्स पे हमारी पेड एड कैंपेन रन कर सकता हूँ, और जो ऑर्गेनिक से जाता हूँ तो मेरा ASO से वर्कआउट हो जाता है। ओके, ऑर्गेनिक एएसओ में क्या क्या की पॉइंट्स आपको लग रहे हैं? ASO itself has a very big subject। जैसे आपको पता होगा SEO होता है वेबसाइट के लिए, तो ASO इज फॉर ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारे ऐप स्टोर है, गूगल प्ले है, इनमें हमारी ऐप को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, तो इसके लिए वर्क करता है ASO। तो ASO में आपका टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, स्क्रीनशॉट, आइकन, और आपने कैसे प्रेजेंटेशन, यानी कैसे इवन वीडियो, अगर आपने एप्लीकेशन में वीडियो भी वहाँ पे प्रेजेंट किया है, तो ऐप स्टोर में आपकी एप्लीकेशन लिस्टिंग है, उसके लिए जो जो पैरामीटर यूज होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट का है, और यूजर का इंटरेस्ट वहाँ से क्रिएट होता है। ओके ओके, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो भी टॉप एप्लीकेशंस हैं उसमें डाउनलोड्स कितने हैं? अगर मेरी टॉप ऐप है जी मेरी अब से सबसे अच्छी है, तो उसमें अराउंड 8 मिलियन 1 80 मिलियन lakh 80 lakhs. 8 million, that is 80 lakh users। ओह, सो मुझे ये जानना है कि 8 मिलियन यूजर तक पहुंचने की जो जर्नी है 0 से 8 मिलियन तक, तो आपके जो इनिशियल यूजर्स थे या फिर इनिशियल जो कस्टमर्स थे वो आपने कैसे ग्रैब किए? सो इनिशियली क्या था, कंपटीशन कम था, तो हमारा ऑर्गेनिकली भी ग्रोथ हुआ, और धीरे धीरे हमने स्मॉल कैंपेन रन किए पेड मार्केटिंग के लिए, और हमारा स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग और लेस स्पेंडिंग, हमने स्पेंड थोड़ा कम किया बट ट्रैकिंग अच्छा किया, तो हमारे डाउनलोड्स आने स्टार्ट हो गए। तो डाउनलोड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर वो डाउनलोड होने के बाद अगर यूज़र रिटेन करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिटेंशन इज मोर वैल्यूएबल देन डाउनलोड, क्योंकि क्या होता है, जितने यूज़र रिटेन होते जाएंगे, आपके डेली एक्टिव यूज़र बढ़ते जाएंगे, और आपका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकता है। ओके, तो यही एक सक्सेस मैं बता सकता हूँ कि जो हमारी टॉप एप्स हैं, इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो किया है। ओवरनाइट सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड. एंड जो CAC है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो प्रोडक्ट बेस में कितना आपका आ रहा है वर्सेस सर्विस में कितना आ रहा था? मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट और सर्विस में वो डिफरेंस होता है, बट मैं इतना जनरली बता सकता हूँ कि सर्विस बेस्ड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज वे टू हाई, बहुत ज़्यादा है, बट सामने आपको रिटर्न भी अच्छा है। अगर आपका टीम, आपकी जो सेल्स टीम है, सेल्स फनल है, लीड जनरेशन से लेके BD और BA टीम आपकी वर्क करती है, और उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट आता है, उसके बाद आपके जब टीम डिलीवर करती है, तो इसके बीच में आपका रिटर्न बहुत अच्छा होता है, और आपका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी टीम का एक कॉस्ट होता है, आपकी मार्केटिंग चैनल्स होती हैं जिससे आप सेल्स क्रिएट कर सकते हो। दूसरी साइड प्रोडक्ट में अगर आपको पेड मार्केटिंग करते हैं, तो उसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। वो जियोग्राफी बेस्ड डिफर करता है, जैसे इंडिया में मेरे को डाउनलोड चाहिए तो उसका कम होता है, बट US में काफ़ी ज़्यादा होता है, बट स्टिल इट्स वेरी नेग्लिजिबल कंपेयर टू सर्विस।
बट उसमें मेन चीज वही है कि हमारा डाउनलोड कॉस्ट कम है, एक्विजिशन कॉस्ट कम है, बट अगर वॉल्यूम पे वर्क करते हैं तो एक जब वॉल्यूम गेम होती है ना तो स्केलिंग पॉसिबल है। अंडरस्टैंड, दैट्स ट्रू। सो आज की आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर आप हाउ डू यू लेवरेजिंग द एआई इनटू द प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस? सो एआई का हम लोग काफ़ी हद तक यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस में। तो मेनली मैं कहूँगा तो एआई एक टूल नहीं है हमारे लिए, तो हमारा एक टीममेट ही है। तो जैसे कि एएसओ ऑप्टिमाइजेशन, मार्केट रिसर्च करना, हमारे प्रोडक्ट के लिए कंटेंट क्रिएट करना, और काफ़ी हद तक हम डिज़ाइन और डेवलपमेंट में भी अभी जो वाइब कोडिंग है जो फेमस चल रहा है, तो हम काफ़ी टूल्स का यूज़ कर रहे हैं और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। हम लोग हैवीली एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम दूसरा ध्यान वो भी रख रहे हैं कि हम फुल्ली एआई डिपेंडेंट नहीं हो जाए। हमको कोडिंग भी आना चाहिए और डिज़ाइन भी आना चाहिए। प्लस अगर एआई आज नहीं है तो मुझे मेरी सोच नहीं बदलनी चाहिए कि मैं इतना हैवीली डिपेंडेंट ना हो तो हर चीज़ मैं चैट जीपीटी से पूछ के आपको आंसर दूँ। AI, you have to use AI as your second brain, not as your first brain, like that. वी ट्राई टू मेक इट एज अ फर्स्ट ब्रांच, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा ना हो जाए कि एआई आप पे हावी हो जाए। दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि यू हैव टू यूज द एआई इनटू द प्रोडक्ट्स, बट वो आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। दूसरी एक बात ये भी मुझे जाननी थी कि एआई का जो फ्यूचर है वो प्रोडक्ट में किस तरीके से आगे जाने वाला है, या फिर सर्विस में किस तरीके से वो आगे जाने वाला है फ्यूचर? सो एआई का इस्तेमाल करके काफ़ी सर्विस कंपनीज आज कॉस्ट रिड्यूस कर रही है। हम्म। तो उनको टीम नहीं जरूर, उनको टूल की जरूरत है। तो उससे उनका कॉस्ट सेंट्रिक अगर वो फोकस कर रहे हैं तो दे कैन बिल्ड देयर ओन सेटअप यूजिंग कॉस्ट सेंट्रिक पिरामिड। और प्रोडक्ट में हम अगर बताएं तो एआई से डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है। तो हम हमारे आइडियाज इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उससे ग्रोथ भी कर सकते हैं। ओके, आज हमारे जितने भी इंडिया के अंदर टॉप आईटीईएस, जिसको बोलते हैं आईटीईएस स्टेट्स है या फिर सिटीज है, अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, those IT agency owners wanted to shift their service based business to product based business. तो आप उनको ऐसी एक टॉप की एडवाइस क्या देना चाहोगे? प्रोडक्ट बेस्ड माइंडसेट जो होता है तो वो ग्लैमरस लगता है। अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो इट्स ग्लैमरस थिंग, बट अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो और आपका सैलरी माइंडसेट है, तो जैसे सैलरी करते हैं तो आपको प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए। वो इट्स अ ब्रूटल बट इट्स अ ट्रू। वाह, अगर आपका सर्विस बिजनेस में हो तो आपको प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए। आपका अगर सैलरी माइंडसेट है कि कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे एम्प्लॉय की सैलरी निकले, अगर इसी पे आप वर्क करते हो, आप ग्रोथ पे स्केलिंग पे वर्क नहीं करते, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट जर्नी इज नॉट फॉर यू। ओके, ओके, अंडरस्टैंड। दैट्स ब्रूटल एंड दैट्स आई थिंक द रियल ट्रूथ। क्योंकि पेशेंस चाहिए प्रोडक्ट करने के लिए। राइट। वो अगर वो डे टू डे सर्विस करते हैं, सैलरी देते हैं, उसका प्रोजेक्ट आ गया 30 दिन में फिनिश हो गया, तो वो सर्विस में पॉसिबल है, प्रोडक्ट में नहीं होगा। वाओ, आपके साथ जो हमारा डिस्कशन था, आपने एक बात बताई, सो आई वांटेड टू नो दिस, यू हैव रन योर कंपनी एज अ कम्प्लीटली सर्विस बेस, you have run your company now as a completely product base, and you have run your company product plus service base. Yes. तीनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एक्चुअली तीनों में काफ़ी डिफरेंस है। मैं पहले तो जब मैंने 2011 में कंपनी स्टार्ट किया तो 15 साल पूरे हो गए। सो आज मैं जो भी हूँ, डेफिनेटली मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि सर्विस की वजह से ही हूँ। यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं तो सर्विस बेस हमने काफ़ी क्लाइंट सर्व किए। वी हैव सर्व मोर देन 50 क्लाइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडल ईस्ट, और इंडिया के भी हमारे काफ़ी क्लाइंट थे। तो हमने ये सर्विस की पूरी जर्नी देखी है 2011 से लेके अभी जस्ट 2015 तक। मैं पूरी सर्विस की अगर जर्नी बताऊं तो बहुत अच्छा समय था। कोविड का टाइम भी काफ़ी अच्छा था हमारे लिए। तकरीबन 2023 तक सब अच्छा चल रहा था, बट
सडनली जो सर्विस में शिफ्ट आया या एआई एडॉप्शन आया या आप बता रहे हो कि एआई एरा स्टार्ट हो रहा है, तो उसके वजह से हमारे सेल्स पे काफी इम्पेक्ट हुआ। तो ये मैं पूरा बताया सर्विस इंडस्ट्री। अभी हमने सर्विस के साथ प्रोडक्ट भी किया था। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि हमने 10 साल पहले ही प्रोडक्ट में एंट्री ले ली थी। तो हम जैसे iOS और एंड्रॉइड मोबाइल ऐप्स बनाते थे, हमारी टीम फ्री होती थी, तब हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे। तो सर्विस वाज अवर ब्रेड एंड बटर, बट प्रोडक्ट इसीलिए बनाते थे कि हमारी टीम फ्री है, तो टीम को फ्री ना बैठना पड़े, इसीलिए हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे। प्रोडक्ट माइंडसेट नहीं था। टेक्निकली प्रोडक्टिविटी उनकी घटे नहीं, क्योंकि जब बंदा फ्री बैठा होता है ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। तो मैंने पहले दिन से ये सोचा कि एटलीस्ट वो फ्री ना बैठे और कुछ ना कुछ डेमो बनाए, और अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमने जैसे मार्केट में कोई अच्छे प्रोडक्ट होते थे तो उसकी क्लोन बनाना स्टार्ट किया। काफी प्रोडक्ट से अच्छा भी हमने किया। तो ये जर्नी हुई प्रोडक्ट और सर्विस दोनों इकट्ठे। बट इसमें मैंने प्रोडक्ट फोकस नहीं था, माइंडसेट अभी भी प्रोडक्ट पे नहीं आया था। बट 2023 के बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि हमने एक बड़ी प्रोडक्ट में एग्जिट भी लिया था। सो 2022 में हमने एक ऐप है जिसमें एग्जिट लिया था, काफी अच्छे वैल्यूएशन पे हमने एग्जिट लिया था। तो वो उससे मुझे रियलाइज हुआ अगर मैं इस पे फोकस अप्रोच करूं तो इससे अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर हमने क्या किया कि हमारी जो प्रोडक्ट टीम थी तो उसे एक सेपरेट टीम कर दिया। कंपनी सेम, ऐप एस्पेक्ट में ही एक छोटी सी प्रोडक्ट टीम 10 बंदों की, बाकी हमारा पूरा सर्विस पे फोकस। बट एज ए ओनर जब मैं दोनों को मैनेज करता था तो वो फीलिंग कुछ अलग थी कि अभी भी हम लोग कोई एक चीज नहीं कर रहे थे। तो वो अजय देवगन जैसा फीलिंग आता है, फूल और कांटे वाला, कि आप 2 बाइक पे सवार है, पता नहीं क्या हो जाएगा आगे जाके। तो बट वो जर्नी भी एक अच्छी थी। तो इससे प्रॉब्लम मुझे पर्सनली वो होता था कि सर्विस में भी फोकस करना है, प्रोडक्ट में भी करना है, क्योंकि अभी हमारा माइंडसेट प्रोडक्ट में चला गया था। एज ए सिंगल ओनर इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट फिर भी मैंने 3 साल तक ये जर्नी किया। और बीच में ऐसा भी समय आया कि जब आपको सर्विस में ज्यादा काम मिलने लगता है ना, तो फिर वो बंदा लालची हो जाता है। तो उसको लगता है कि नहीं, वो प्रोडक्ट को थोड़ा साइड में रखते हैं और सर्विस किया। तो 2023 में हमने पूरा प्रोडक्ट पे फोकस किया, सर्विस भी चल रहा था अपनी टीम में। बट फिर मैंने फिर से प्रोडक्ट को बंद किया, फोकस हटा दिया। तो 6 या 7 महीने हमने ये ट्राई किया, बट फिर अगेन आई केम टू नो कि वो डिसीजन गलत था। तो एंड ऑफ 2024 हमने फिर से प्रोडक्ट की सेपरेट टीम फोकस किया, प्रोडक्ट मैनेजर भी था, और मैं सर्विस की टीम में भी मैं खुद मैनेज कर रहा था, सेल्स टीम नहीं थी। क्योंकि जब कोविड के बाद हमारा 2023 में जब प्रोडक्ट शिफ्ट किया था तो उस टाइम पे हमारा सेल्स टीम हमने रिड्यूस हो गया था। तो वो मैं ही सेल्स कर रहा था, तो प्रोडक्ट में भी कर रहा था, दोनों में सेम फोकस। अगेन प्रॉब्लम इज माय अवेलेबिलिटी फॉर बोथ, मैं दोनों में अपना 100% दे ही नहीं पा रहा था। तो फिर ये पिछले 1.5 या 2 साल की जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट तो रही मेरे लिए। बट फिर मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि अगर बताऊं तो हमारे काफ़ी आईटी मित्र हैं, मेरे कोच हैं, मैं वत्सल सा, मेरी वाइफ, जो उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ ऐप एस्पेक्ट में। तो हमने एक रियलाइज किया कि प्रोडक्ट हमें अच्छा रिवेन्यू दे रही है और वो स्टेबल है, वो ग्रो कर रहा है, वाइल सर्विस हमारा रिवेन्यू खा रही है। एटलीस्ट पिछले 1.5 साल से ये ही चल रहा था, बट वो हम नजरअंदाज कर रहे थे। तो आई थिंक समय आ गया था कि अभी हमें सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनना है। तो एंड ऑफ अक्टूबर हमने वो डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। हमने हमारी टीम को पूरा टाइम दिया, उनको ट्रांजिशन के लिए पूरा समय दिया कि आप अगर आप हमारे साथ रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हो। प्रोडक्ट माइंडसेट वाले को हमने स्टे किया, और जो सर्विस वाली टीम थी उनको हमने स्मूथ ट्रांजिशन पे, उनका काफ़ी अच्छी जगह पे रिक्रूटमेंट भी हो गया। तो वो चीज़ भी मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है कि ऐसा नहीं कि हमने टीम को रातों रात बोला कि आप चले जाइए। क्यों? बिकॉज हम जब से कंपनी स्टार्ट किया है तो एक ही फंडा है कि पीपल फर्स्ट, कि कुछ भी हो जाए, क्लाइंट है या प्रोडक्ट है, हमारे टीम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो वो शायद मैं एज ए मेरा अटैचमेंट समझ लो, कि मेरा वीक पॉइंट समझ लो, बट मैं ऐसे ही वर्क करता हूँ
तो अभी भी अगर मैं प्रोडक्ट में हम लोग जैसे 2026 की स्टार्टिंग जनवरी पिछले महीने से ही हमने प्रोडक्ट में 100% शिफ्ट किया, बट मुझे एक चीज रियलाइज होना स्टार्ट हो गई कि जब से हमने फुल्ली फोकस प्रोडक्ट पे किया है, मेरी लाइफ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इजी हो गई, मैं अभी ज्यादा वर्क करता हूँ कंपेयर टू सर्विस। मैं अभी ज्यादा सोचता हूँ, ज्यादा रिसर्च करता हूँ, टीम के साथ ज्यादा मेरा डिस्कशन होता है, हमारे पॉइंट्स पे हम मल्टीपल डिबेट्स होती है, आइडिया पे वर्क करते हैं, और उसके साथ जो मार्केट फिट है उसी भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो किसी के काम आए, ऐसा नहीं कि इसने बना दिया तो लेट्स मेक ए कॉपी। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप ग्रो नहीं करोगे, बट अगर प्रॉब्लम को इमोशनली आप सॉल्व करना चाहते हो, अगर आप समझते हो कि उसका जड़ में प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन आपको पता है और आपकी डिलीवरी अच्छी है, तो आपको ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता। पेशेंस है तो कुछ भी कर सकते हो। Wonderful. This is wonderful, I think. You have, captured everything in this just one answer. बट वो जो है पर्सनली मैंने जो महसूस किया, जो मेरी जर्नी है, मैं जस्ट वही हमने शेयर किया। Amazing. मैं आपको 3-4 साल से जानता हूँ, एंड जो अहमदाबाद एंड गुजरात की जो टॉप 3 IT इंडस्ट्री की कम्युनिटीज़ हैं, AIMED, टेक एक्सपो एंड लाराकॉन, इन तीनों कम्युनिटीज़ में आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हो और आपने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, या तो फिर आपने बहुत ही हेल्पफुल रहे हो इन कम्युनिटीज़ को भी। तो मुझे ये जानना है कि पर्पस क्या है, what is the purpose, why you joined this communities or why you started this communities? आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन। हर एक चीज का पर्पस, मैं पहले तो बताऊंगा, हर एक चीज का पर्पस पैसा नहीं होता। तो बट वाई कम्युनिटी, तो मैं सिंपल आंसर दूं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लोगों के साथ मिलना, उनसे कनेक्ट करना, नए लोगों से मिलना, नए फ्रेंड बनाना, वो मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं तीनों का आपको एक एक करके बताना चाहूँगा, बिकॉज तीनों कम्युनिटी अलग अलग है। तो पहले तो AIMED, तो अहमदाबाद बेस्ड IT इंडस्ट्री, वो एक छोटा सा इंडस्ट्री था, पर 2015 में एक 5-6 फ्रेंड्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाया, तो ताकि एक दूसरे के ग्रोथ में वो लोग हेल्प कर सके। तो मैं इनिशियली जो 25 ग्रुप मेंबर थे तब मैं ज्वाइन हुआ। आज के दिन में पिछले 10 सालों से जब ये कम्युनिटी चल रही है, तो आज 450+ CEOs कनेक्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो ये कम्युनिटी एक ओपन कम्युनिटी है, कोई भी इसमें जुड़ सकता है अगर आप अहमदाबाद और गांधीनगर बेस्ड IT कंपनी से बिलोंग करते हैं। और ये कम्युनिटी से बेनिफिट वो है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप, हमारा मंथली मीटअप होता है, हम वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, एक दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं। वहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड सारी अलग अलग कंपनीज आती है। वहाँ से मुझे काफ़ी फ्रेंड्स भी मिले, और मुझे एक मौका भी मिला था कि मैं कम्युनिटी को एज ए रिप्रेजेंट कर सकूं, कि मैं वहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट, एडमिन आप बोलो, तो मैं 2 साल तक ऐसे मैंने वहाँ पे, वो मुझे मौका मिला। वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने कंट्रीब्यूट भी किया, और साथ साथ में वहाँ से मुझे बाय प्रोडक्ट बिजनेस भी मिला। तो फिर दूसरा मैं बताऊंगा कि टेक एक्सपो गुजरात। 2024 में, इनिशियली 2024 में हम यही AIMED के ग्रुप में तकरीबन एक आइडिया प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो सकता है IT इंडस्ट्री गुजरात में, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे कि मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब को ही IT इंडस्ट्री मानते थे, गुजरात को किसी ने IT हब माना ही नहीं। तो हमने सोचा व्हाई नॉट गुजरात। तो हमने डिसाइड किया कि कुछ एक काम करते हैं, एक एक्सपो करते हैं। तो 12 बंदों ने इकट्ठे होके, क्योंकि हमारे 12 कोर टीम मेंबर हैं टेक एक्सपो गुजरात में, सो आई एम वन ऑफ द कोर टीम मेंबर। तो हमने वो डिसाइड किया कि एक प्रॉब्लम है गुजरात को टेक इकोसिस्टम में आगे लाना, स्पेशली IT इकोसिस्टम में। तो वो हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। उसके साथ में हमने 2024 दिसंबर में 19-20 दिसंबर साइंस सिटी में हमने टेक एक्सपो गुजरात किया, और रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, 3000 लोग आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी इवेंट है। बट आप मानोगे नहीं, हमारे 7000 से भी ज्यादा लोग आए थे, और हमारे दोनों दिन का टोटल क्राउड 10,000 क्रॉस हुआ था। सो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज थे। मैं कंटिन्यू इसमें पार्ट हूँ। हमने रिसेंटली एक टेक एक्सपो गुजरात रिट्रीट 2025 किया था,
वो आनंद के नज़ीक में हमने वहाँ पे एक रिसॉर्ट पे किया था। वो भी एक अच्छा था कि लर्निंग के साथ-साथ आप नेटवर्किंग भी कर सकते हो। और अभी हम अगले साल यानी इस साल में एंड ऑफ दिस ईयर 2026 में टेक एक्सपो गुजरात का बड़ा वर्जन करने वाले हैं। वो आपके लिए सरप्राइज होने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दिस अपडेट। डेफिनेटली आप इसको फॉलो कीजिए और इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और डेफिनेटली ये आपके ग्रोथ, गुजरात इकोसिस्टम स्पेशली फॉर आईटी कंपनीज के लिए ग्रोथ के लिए भी आपको एक यूजफुल होगा। और एज ए पर्सनली विजिटर अगर आप विजिट भी करते हो तो आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। एआई बेस से लेके क्या हो सकता है मार्केट में, टेक्नोलॉजी में, आपको सब सीखना मिलेगा। और तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि लाराकॉन इंडिया। सो लाराकॉन इंडिया, क्यों लाराकॉन इंडिया? तो हम लोग पिछले 8 या 9 साल से लारावेल पे वर्क कर रहे थे। तो पहला 2 साल था जब लाराकॉन हुआ 2023 और 2024, तो मैं एज ए विजिटर ही था। 2025 में क्योंकि मेरा फ्रेंड है विशाल, वो हम लोग टेक एक्सपो गुजरात से भी जुड़े हुए हैं, AIMADB से भी जुड़े हुए हैं, तो एक ही कम्युनिटी से आ रहे हैं, बिलोंग करते हैं, फ्रेंड है, मेरा बड़ा भाई है। तो उसने मुझे बोला कि कुछ आपको अगर कंट्रीब्यूट करना है तो उसने मेरा वर्क देखा टेक एक्सपो में, तो उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं वॉलंटियर भी बन सकता हूँ। तो मैंने वॉलंटियर की टीम में ज्वाइन हुआ 2025 में। उसके साथ साथ मुझे ऐसा था कि हमारा लारावेल में अच्छी टीम है, हम लोग अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए, तो फिर क्यों ना कुछ वॉलंटियर तो करूँगा, बट साथ में हम लोग एग्जीबिटर भी करते हैं। तो हम लोग एग्जीबिटर भी थे और रिसेंटली जस्ट पिछले महीने हमने लाराकॉन इंडिया 2026 में भी मैं एज ए वॉलंटियर था, क्योंकि कंटिन्यूएशन सेकेंड टाइम वॉलंटियर में रहा। इस बार हम लोग एग्जीबिटर नहीं थे क्योंकि मेरा फोकस अभी प्रोडक्ट में चला गया है, तो बट मैंने एज ए वॉलंटियर वहाँ पे फुल 100% डेडिकेशन से कंट्रीब्यूट किया। तो इससे बेनिफिट वो होता है कि मुझे नए लोग से मिल सकता हूँ मैं, और उससे नए कनेक्शन होते हैं, और अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ जर्नी में ये यूजफुल है, क्योंकि अगर आप कुछ सीखते हो नए लोगों से तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको रिटर्न दे ही जाता है। हर एक चीज आपको तुरंत आपको पता नहीं चलता कि आपको रिटर्न हुआ, बट अगर आप ये सब कम्युनिटी से जुड़ते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लोग लाइफ में काम लगते हैं, आपके प्रॉब्लम समझते हैं, आपको सॉल्यूशन देते हैं और शायद आपकी ग्रोथ जर्नी को आगे ले जाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, कम्युनिटी से जुड़ने का मेन रीजन वही है कि मेरे को अच्छा लगता है, मुझे नए लोगों से बात करना भी पसंद है, और आई थिंक मेरा नेटवर्क भी बढ़ रहा है उससे। एंड बेनिफिट्स जो है वो तो बाय प्रोडक्ट है, आई थिंक। एंड वो कहते हैं ना कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस, एग्जैक्टली। सो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। आई थिंक आज आपने प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस, कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी, एआई के ऊपर हमने बहुत ही डीप कन्वर्सेशन किया है। एंड आई थिंक जो चीज़ें आपने बताई हैं, जो इनसाइट्स आपने दिए हैं, वो दोज आर रियली अमेजिंग। एंड आई एम 100% श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये बहुत ही डीप इनसाइट्स देंगे और उनको हेल्पफुल रहेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू जॉइनिंग अस ऑन दिस शो। Thanks to you too for inviting me for this podcast. Thank you.